झारखंड में बुधवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 316 कोरोना मरीज मिले, जबकि 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और अब तक जो झारखंड का आंकड़ा है वो हो चुका है 4,562 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कल 2 और मरीजों की मौत से अब तक 38 लोगों ने जान गंवाई है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब और भी तेजी से बढ़ने लगा है। स्थिति यह है कि इस महीने के पहले पखवाड़े में रोजाना औसतन 138 नए संक्रमित की पहचान हुई। ऐसा जांच की रफ्तार में तेजी आने से भी हुआ है। झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बुधवार को भी रिकॉर्ड 316 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 4,562 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 2,039 है। अगर बात करें कोरोना को परास्त करने वाले लोगों की तो उनकी संख्या 2,485 है, जबकि कल भी इलाज के दौरान रिम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है और इस तरह से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 38 हो गई है। अगर हम बात करें कि राज्य में कितने संक्रमित हैं जो होम क्वारंटाइन में है या फिर सरकारी क्वारंटाइन में है, तो 24,000 से ज्यादा की संख्या है ऐसे लोगों को जो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं, जबकि 2,72,000 से ज्यादा की संख्या ऐसे लोगों की है जिनको होम क्वारंटाइन में रखा गया है। अगर हम बात करें रिकवरी रेट की तो राज्य में रिकवरी रेट भी लगातार गिर रहा है। राष्ट्रीय आंकड़ा अगर रिकवरी रेट की कहें तो 63 के आसपास में है, जबकि राज्य में महज ये 54% तक रह गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य में कोरोना का खतरा किस तरह से बढ़ रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और आइए जानते हैं झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना की रफ्तार क्या रही है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 11 जुलाई को 145 केस सामने आए, 12 जुलाई को 80 मामले मिले, जबकि 13 जुलाई को कुल 204 कोरोना केस सामने आए। 14 जुलाई को यह आंकड़ा 268 तक पहुंच गया। कल सबसे अधिक राज्य में 316 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके साथ ही राज्य में एक दिन में सबसे अधिक मरीज मिलने का आंकड़ा टूट गया। इनमें रांची में सबसे अधिक 71, जबकि हजारीबाग में 61 मामले सामने आए हैं। तो बढ़ते संक्रमण के बावजूद राजधानी रांची वासी सबक लेते नहीं दिखते। हर दिन सड़कों पर मजदूरों की भीड़ रोटी के जुगाड़ के लिए उमड़ रही है। मजदूरों की शिकायत है कि उन्हें अपने घर पर रोजगार नहीं मिल रहा। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ हर दिन ऊपर जा रहा है। राजधानी रांची की स्थिति भी डराने वाली है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के रातू रोड में, जहां आप देख सकते हैं कि मजदूरों की भीड़ किस तरह सड़क किनारे खड़ी है रोजगार के लिए। तो क्या है, भूखे मरते हैं, खाना मिलता है तब खाते हैं, नहीं मिलता है कमाते हैं तब चुपचाप सो जाते हैं। और क्या कहें, रोटी के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग तो यहाँ रेंट में रह के और कमाने के लिए आए हैं, बहुत दूर दूर से अपने गांव छोड़ के। बाल बच्चा पेट कारण ने 2 रुपये पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन हम लोग का काम कभी मिलता है कभी मिलवे नहीं करता है। सरकार बोलता है बंद करो। कैसे बंद करेंगे? हम लोग अपना पेट बांध के तो नहीं घर में रहेंगे। हम लोग को मजदूरी चाहिए। सुबह शाम का पेट का हम लोग रोज आते हैं, सुबह शाम काम करते हैं 2 वक्त के लिए। और सरकार बोलेगा कि आज बंदी करो, कल बंदी करो, रोज बंदी करने बोलेगा तो हम लोग को मुआवजा देगा? नहीं देगा। वो आप कहना है कि रोटी चाहिए। न्यूज 18 ने कुछ दिन पहले भी रातू रोड के इन मजदूरों की खबर दिखाई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। इनका साफ कहना है कि अगर इन्हें घर में ही रोजगार मिल जाए तो फिर शहर आने की नौबत ही क्यों पड़े। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई। वहां नए मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है क्योंकि रिम्स में बेड नहीं होने की दलील दी जा रही है। रिम्स अधीक्षक चेंबर के पास डॉक्टरों से गुहार लगाते ये हैं हजारीबाग के राजेश कुमार। इनकी मां डायबिटीज पेशेंट है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले इनकी मां कोरोना संक्रमित भी हो गई। अब निजी अस्पताल इनसे रिम्स में भर्ती करने का स्वीकार्यता लेटर लेने के बाद डिस्चार्ज करने की बात कह रहा है, लेकिन रिम्स प्रशासन अस्पताल में बेड नहीं होने के कारण कोई लिखित आश्वासन नहीं दे रहा है। मतलब बोलता है कि आप डॉक्टर से लिखित ले लीजिए कि यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे।
तभी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। और वो डिसमिस करना नहीं चाहता है, यहाँ पर लिखित देना नहीं चाहते, मैं माँ को लेके कहाँ जाऊँ। मेरे लिए सलाह है कि एक बार सिविल सर्जन से मिलें, जिला प्रशासन की तरफ से उसकी व्यवस्था और जगह पे भी हो रही है, वो लोग इनको एडजस्ट करेंगे। रिम्स में तत्काल अभी जगह तो नहीं है। कोरोना मरीजों के कारण स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि रिम्स के गायनी, ऑर्थो और सर्जरी इंडोर वार्ड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। रिम्स के कोविड-19 स्टाफ फोर्स के संयोजक कहते हैं कि रिम्स में अब कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर, नर्स और मेडिकल कर्मी को भी जगह नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास आज के दिन में एक भी बेड नहीं खाली है और हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो पैरामेडिकल्स हैं, जो हमारे नर्स हैं, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं जो पॉजिटिव हैं। और जो पेशेंट हमारे डिफरेंट वार्ड में भर्ती हैं पॉजिटिव, उनको हम जगह नहीं दे पा रहे हैं। हर अस्पताल की एक अपनी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी पूरी हो गई है। प्रशासन को हम लोगों ने परसों शाम को ही डीसी साहब के यहाँ जो बैठक थी उसमें हम लोगों ने स्थिति अपनी बता दी थी। अभी फिर हम उनसे निर्देश लेंगे कि और कहां पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है। कोरोना की बढ़ती संख्या से राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल में ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बेहतर है कि सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि फिलहाल जान है तो जहान है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और रांची के नए उपायुक्त छवि रंजन पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिम्स के निदेशक डॉक्टर मंजू गाड़ी के उनके बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अभी 2 दिन पहले रिम्स के निदेशक के साथ डीसी ने कोरोना को लेकर बैठक की, बल्कि कई वार्डों का निरीक्षण किया। और ऐसे में जब निदेशक का बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव है तो रिम्स निदेशक समेत उनके संपर्क में आए सभी लोगों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रिम्स अधीक्षक ने डीसी पर किसी भी खतरे से इनकार किया। कि वो गार्ड ड्यूटी पे था कि नहीं था मैडम के, अगर वो गार्ड कहीं बाहर था 5-6 दिन से ड्यूटी में नहीं है तो फिर उससे संक्रमण की कोई बात नहीं होती है। नहीं तो वो पता करना होगा ना, वो पता करना होगा। अब क्या करिएगा, खतरा है तो है, काम तो कर। कुल्हान प्रमंडल में मजदूरों के इलाज के लिए एकमात्र ईएसआईसी अस्पताल कोरोना की चपेट में आ गया है। यहां एक डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई और इसके बाद अस्पताल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसका असर कुल्हान के तीनों जिलों के कर्मचारियों और मजदूरों के इलाज पर पड़ रहा है और इस मामले में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, जिन पर अस्पताल को बिना सूचना दिए कोलकाता जाने और ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने का आरोप है। अब अस्पताल अधीक्षक की ओर से शोकॉज देने की तैयारी की जा रही है। नहीं था कि वो यहाँ से वेस्ट बंगाल कलकत्ता गए थे और अभी जब कोविड पॉजिटिव आया तब हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो होता है कि सैटरडे को होता कलकत्ता चले गए थे और मंडे आए थे और अपनी फैमिली के भी 2-3 लोग को लेके आए। उसके अगर होता है ज्वाइन जब भी करे तो मैं उसे शोकॉज और उससे मेमो उसको इश्यू करूँगा। चलिए खबरों का रुख करते हैं घाटशिला की तरफ, जहां चाकुलिया सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। डॉक्टर 2 दिन पहले अस्पताल में ग्रामीणों के हंगामे का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक 2 दिन पहले अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद दोषियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। डॉक्टरों ने गिरफ्तार होने तक ओपीडी बंद रखने की चेतावनी दी है। इस तरह का घटना हुई है, जितना भी इसको निंदा किया जाए उतना ही कम है। इस तरह का महामारी के समय हम लोग इतना अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बावजूद इस तरह का असामाजिक तत्व आके एक महिला चिकित्सक एवं मेरे कर्मचारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना ये बहुत ही निंदनीय है। वो लोग थोड़ा सा शब्द बोल दिया है, थोड़ा गलत बात बोल दिया है, इसके लिए मैं भी दुखी हूँ। लेकिन हमको कहना है कि हम जब उनका गलती देखने जाएंगे तो पहले हम अपना गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज में स्टेडियम विस्तारीकरण का मामला अटका पड़ा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के समय से इस स्टेडियम के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। सत्ता बदलने के साथ स्टेडियम विस्तारीकरण का रास्ता साफ हुआ और इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई, लेकिन काम अब तक अधूरा है। हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने जायजा लिया है। शहर का एकमात्र सिद्धू कान्हू स्टेडियम है जहां इसका चौड़ीकरण होना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के मुख्यमंत्रित्व के काल में ही यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा गया था और इसके लिए कई बार प्रशासन की ओर से भी प्रस्ताव भेजा गया। सरकार की ओर से स्वीकृति भी मिली है कि स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिए
स्टेडियम के विस्तारीकरण के लिए यहाँ पे राशि भी आ चुकी है, लेकिन आप देखें कि स्टेडियम का विस्तारीकरण का काम ये बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और इस स्टेडियम से सटा हुआ एक 4 लेन जाने का भी प्रस्ताव है, जिसकी वजह से ये जो स्टेडियम का विस्तारीकरण है वो बिल्कुल अटका पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो खेल प्रेमी हैं उसे काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों में काफ़ी मायूसी देखी जाती है कि स्टेडियम के विस्तारीकरण की जो मांग है खिलाड़ियों के द्वारा वो लंबे अरसे से की जाती रही है, लेकिन ये स्थिति ये है कि आप देखें कि जिस तरीके से स्टेडियम को जो है वो खुदाई करके छोड़ दिया गया है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से ये एक उदासीनता का एक नमूना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे वो लगातार इसकी मांग करते रहे हैं कि स्टेडियम का विस्तारीकरण हो, चौड़ीकरण हो, जिससे सभी प्रकार के खेल जो है यहाँ पे आयोजन किया जा सके। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल तमाम गतिविधि जो है वो ठप है, इससे खिलाड़ियों में भी काफ़ी असंतोष है। निशांत, न्यूज़ 18, साहेबगंज। और साहिबगंज पुलिस मानव तस्करी के नेटवर्क को रोक पाने में नाकाम रही है। नौकरी के नाम पर आदिवासी गरीब परिवार की लड़कियों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ले जाते हैं और आए दिन उनके साथ ज्यादती होती है, घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं। फिलहाल कोरोना बंदी में फंसी उन आदिवासी लड़कियों के परिवार वालों को उनके घर लौटने का इंतजार है। साहेबगंज के सुदूर आदिवासी बहुल गांव में रहने वाले गरीब परिवार की लड़कियों को नौकरी के नाम पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में ले जाया जाता है। कोरोना बंदी से पहले नौकरी के नाम पर बाहर गए लड़के लड़कियों के परिजनों को अब उनके लौटने का इंतजार है। भोले भाले आदिवासी लोगों को मोटी रकम का झांसा देकर थोड़े से पैसे थमाकर बेवकूफ बनाते हैं। आदिवासी बच्चों को बिचौलिए द्वारा बहला फुसला कर बाहर भेजने का नेटवर्क साहिबगंज में जोरों पर है। जिला बाल कल्याण पदाधिकारी बताती हैं कि नौकरी के नाम पर लंबे समय से बाहर गए बच्चों की सूचना आदिवासी परिवार के लोग डर के कारण पुलिस को भी नहीं देते हैं और न ही कुछ सहयोग करते हैं। वहाँ ले जाते हैं कि काम करना है, अच्छा पैसा मिलेगा, तुम्हें रोजगार मिलेगा, तुम्हारे परिवार को भी एक आमदनी होगा, यही सब बोल के ले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ले जाते हैं। फिर बच्चियाँ आदिवासी हैं जो कि हमारे बरहेट, बोरियो, मंडरो, बढ़रवा की हैं और वो आदिवासी परिवार के सदस्य थाना जाने से घबराते हैं। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा बताते हैं कि जिले में मानव तस्करों के नेटवर्क को पुलिस खंगालती रही है। इसमें पिछले दिनों इस नेटवर्क के 2 बड़े बिचौलिए की गिरफ्तारी की गई। पुलिस गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से अन्य लोगों की पहचान कर रही है। इस मामले में सभी थाना प्रभारियों को ऐसे बिचौलियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है इस संदर्भ में और हम ठोस कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह के नेटवर्क में है, जो इस तरह के कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करेंगे। बहरहाल साहिबगंज के सुदूरवर्ती गांव से मानव तस्करों का नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। महानगरों में नौकरी का झांसा देकर ले गए बच्चों को अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में इनके बीच साक्षरता बढ़ाने के साथ साथ इनके मन से पुलिस का खौफ भी निकालने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। चलिए एक चचरी पुल आपको अब दिखाते हैं जो झारखंड सरकार के दावे को सच का आईना दिखाता है। ग्रामीणों ने श्रमदान से खुद पुल बनाया और इसके बाद अब अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। ये पुल देखने में आम चचरी पुल की तरह है, लेकिन असल में ये पुल सिस्टम की लाचारी और नेताओं के दावों की हकीकत बयां कर रहा है। हजारीबाग के चाक प्रखंड की बाका गांव के लोगों को मुख्यालय जाने के लिए छोटी नदी को पार करना पड़ता था। इस दौरान बरसात में तो कई बार यहाँ हादसे भी हो गए। नेताओं और अधिकारियों से मिन्नत और दुख बयां करने के बाद भी जब इस पर कोई पहल नहीं हुई, तब गांव वालों ने मिलकर खुद ही चचरी पुल का निर्माण कर डाला। आवागमन का इतना दिक्कत है, यहाँ 100 से ऊपर आबादी है, एसटी एससी लोग सब हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं और रास्ता यहाँ से हम लोग को 25 किलोमीटर तय करना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय वो भी बरकट्ठा होते हुए हम लोग को जाना पड़ता है। अंत में हम लोग अपने आप निर्णय लिए और ये पुलिया बनाने काम किए हैं। पुल इधर नया मजूरी हुआ तो कोई अपने से पुल बनाओ, अगर पटरू बड़ी दिक्कत हो तो जानवर
नदी नाला में गाछी उछी लेना बिहन लेना पार में बड़ी दिक्कत, बाल बच्चा कहीं भाग गए थू तो दिक्कत भला, तो आज कोई तरह से पुल बनला आवागमन ठीक हो रहा। हालांकि इस पुल की जानकारी जब हजारीबाग के डीडीसी को दी गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में बीडीओ से बातचीत हुई है और जल्द ही इसका एस्टीमेट बनाकर पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। बीडीओ से मैंने पर्सनली वहाँ के डिटेल्स मांगे हैं और एक इंजीनियर्स को भेज के हम वहाँ का एस्टीमेट मंगवा लेते हैं और अविलंब उसका काम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन पुल कब तक बन पाएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सालों से मिन्नतें करने वाले ग्रामीणों को भी नेता और अधिकारी यही आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। एक दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी राजेश सिंह को बोकारो का डीसी बनाया गया है। सीएम के इस फैसले का जहां निवर्तमान डीसी मुकेश कुमार ने तारीफ की, वहीं नए डीसी राजेश कुमार सिंह ने इसके लिए सीएम के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ उनकी पदस्थापना की गई, उस उम्मीद पर वे खरा उतरने का काम करेंगे। इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, और ये जो नज़ीर जो आपने कहा, ये कई लोगों का जीवन परिवर्तन कर देता है, और मुझे भी एक नज़ीर कहीं ना कहीं से मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा अवसर है मेरे लिए। अब मेरी बारी है जो मैं अब चीज़ों को सिद्ध कर पाऊँ, कार्य करें। इधर हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की है और जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया टांड में एक घर में छापेमारी के दौरान 355 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई। इस मामले में हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बरामद किया गया है, इस पे हम लोग एफआईआर कर चुके हैं। एफआईआर करने के बाद इसमें कुछ लोगों का नाम आया है, जिसमें उन लोगों के विरुद्ध जो है अग्रतर कार्रवाई भी किया जा रहा है। कारोबार जो प्राप्त सूचना के अनुसार ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, और इसकी सूचना हम लोग को पहले नहीं मिली थी, और जब इसका सूचना मिला तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका ये कार्रवाई बरामद किया। विस्थापन और मुआवजे की मांग को लेकर हजारीबाग के बड़कागांव में आंदोलन चल रहा है और इसे समाप्त करने के मकसद से रांची में खान और भूतत्व विभाग में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। विभागीय सचिव की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में एनटीपीसी के अधिकारी के साथ विधायक अंबा प्रसाद मौजूद रहीं। तकरीबन 3 घंटे तक चली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। बैठक के बाद विधायक अंबा प्रसाद ने इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। के साथ आवाज और बुलंद करेंगे, और हमको पता है कि सरकार संवेदनशील है, इस पे वो भी चिंतन मनन कर रही है, और मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे, वो भी बोले हैं कि त्रिपक्षीय वार्ता होगा। हम चाहते हैं कि उस त्रिपक्षीय वार्ता में जो लोकल अधिकारी है उनको ना बुलाकर, क्योंकि इनके साथ बहुत बार वार्ता हो चुका है और कुछ फलाफल नहीं निकला है, इसलिए चेयरमैन खुद आए। मैं चाहती हूँ कि अधिकारियों के लिए सम्मान बना रहे, क्षेत्र में जनता के बीच में एक विश्वास बना रहे, और मैं इस लड़ाई में, क्योंकि ये विस्थापितों और प्रभावितों का बहुत पुराना लड़ाई है, इस पे मैं पूरी ताकत के साथ खड़ी हूँ जनता के साथ। इधर सीबीएसई की 10वीं बोर्ड के नतीजों में इस बार लड़कियों ने बाजी मार ली। बिहार झारखंड रीजन की बात करें तो यहां 90.69% बच्चे सफल हुए हैं। जेवीएम शामिल हर्षा प्रियम सर्वाधिक अंक 99% लाकर टॉपर बनी है। टॉपर बनने के बाद हर्षा प्रियम ने जहां आईएएस बनने की इच्छा व्यक्त की, वहीं दूसरे सफल बच्चे भी अपने फ्यूचर को लेकर काफी उत्साहित हैं। 11-12 में मैंने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है, यूपीएससी एम है। आप ये बताइए कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा शुरू से ही सोशल साइंस रहा है, और मुझे सोशल साइंस पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट 6 से ही रहा है। अभी तो बीटेक करना है, उसके बाद आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। सर्विस, लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और लोगों की सेवा करना, प्रशासनिक सेवा, इसीलिए आगे इंजीनियरिंग ही करना है, आईटी। मैथ्स इंटरेस्ट है, और फिर मैथ्स के लिए इंजीनियरिंग बेटर ऑप्शन है। अभी आगे तो इंजीनियरिंग ही करना है, इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे को मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एंड उसके लिए इंजीनियरिंग बेटर सोल्यूशन है।
चलिए आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।